नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीज चल रही हैं और कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पहला पार्ट हो गया था, जिसके अंदर डेफिनेशन से लेकर के साइन एंड सिम्टम्स तक बात कर ली थी। आज हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर की सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें डायग्नोस्टिक मेजरमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी पार्ट के अंदर हम डिजॉक्सिन के बारे में पूरी जानकारी या पूरे डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले CHF का जो सेकंड पार्ट है, यानी उसके अंदर कुछ टॉपिक छूट गए थे, उसके अंदर बात करते हैं। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स तक बात कर लिए थे। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। डायग्नोस्टिक मेजरमेंट, जब कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है उसके अंदर कौन कौन सी जांच कराएंगे, क्या क्या कराएंगे। सबसे पहले जैसे पेशेंट से क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन उससे या उसके मेंबर से क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले इंस्पेक्ट कर देते हैं, इंस्पेक्शन करके कर सकते हैं। उसके बाद पालपेट कर सकते हैं, पालपेट करके देख सकते हैं। उसके बाद अस्कल्टेट कर सकते हैं। उसके बाद परकशन के द्वारा, ये सारे टेक्निक हैं जिसके द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन के में हमें क्या देखने को, जब CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाला जब पेशेंट दिखेगा तो कैसे दिखेगा। सबसे पहले उसकी जो जुगुलार वेन है, यानी ऐसी वेन जो कि ब्रेन से लाने वाली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली जो वेन है, जिसका नाम है जुगुलार वेन, उसका डिस्टेंशन हो जाएगा। यहाँ पर जो वेन है, ये वेन है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे डिस्टेंट हो जाएगी, यानी फूल जाएगी, जिसको क्या कह रहे हैं हम, डिस्टेंशन। तो क्या हो जाएगा, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। जो अपनी बॉडी है उसमें अच्छे से परफ्यूजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगी, जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनमें साइनोसिस हो जाएगा। कह सकते हैं साइनोसिस हो जाएगा, साइनोसिस मिलेगा, देखने को बॉडी साइनोसिस मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो अपना एंकल है, एंकल में एडिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे से प्रॉपर उसका VR आ नहीं रहा है, आगे बॉडी में पूरा कंजेशन या हार्ट में कंजेशन हुआ है, जिसके कारण जो VR है, VR कम है, तो नीचे क्या होगा, एडिमा होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं एंकल एडिमा, एंकल एडिमा, एंकल एडिमा मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम उसको पालपेट करेंगे, पालपेट करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, हिपैटोमेगाली मिलेगा, हिपैटोमेगाली। नेक्स्ट मिलेगा इसी में स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली। नेक्स्ट इसके अंदर क्या मिलेगा, अगर ये तो बात होगी नॉर्मली, अभी देखा यहाँ पर जुगुलार वेन डिस्टेंशन, एंकल लिमिट, ये मोस्टली हो गई। अपना था एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमैटिक, दोनों सर्कुलेशन की बात हो गई। ये हो गया अपना लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में, सॉरी राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में। अब लेफ्ट के बारे में बात करें तो यहां पर मिलेगा क्रैकल साउंड इन लंग्स। जब हम अस्कल्टेट करेंगे, जब अस्कल्टेट के दौरान क्या मिलेगा, जो लंग्स में जो साउंड निकलेगी वो क्रैकल साउंड मिलेगी। और मोस्टली क्रैकल साउंड कब निकलेगा, डिमिनिश साउंड अपने लंग्स से कब निकलेगा। दोनों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दिया था। और यहाँ पर क्रैकल साउंड क्यों मिलेगा, क्योंकि अपने जो लंग्स है, लंग्स में कंजेशन हो रहा है, कंजेशन के कारण कौन सी साउंड निकल रही है, यहाँ पर क्रैकल साउंड निकल रही है। यहाँ पर हम जब अस्कल्टेट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्निया। डिस्निया का मतलब पेशेंट जब सांस लेगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। यहां पर डिस्निया ना लिख करके लिख सकते हैं मार्क्ड रेस्पिरेटरी इफोर्ट। पेशेंट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन या ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल करने की कोशिश करेगा, मार्क्ड रेस्पिरेटरी इफोर्ट कराएगा। उसके बाद
यहाँ पर हमने देखा जुगुलार वेन टिचनेस, साइनोसिस, एंकल एडिमा, हिपैटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली। नेक्स्ट मिल सकता है जो पेशेंट है एनोरेक्सिया, नोजिया भी देखने को मिल सकता है। ये सारी कंडीशन किस में होती हैं? अपने डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, उसमें अगर बात करें मोस्टली तो एक्सरे आता है, ईसीजी आता है, इकोकार्डियोग्राफी आता है, अल्ट्रासोनोग्राफी आती है। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है ये सारी चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन के तहत देख लेंगे। तो तीसरा क्या आएगा? सबसे पहले हम करेंगे एक्सरे। एक्सरे में क्या मिलेगा? जो अपना लंग्स है, लंग्स में यहाँ पर देखा था कि वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा था। जब फ्लूइड में कलेक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर फ्लूइड के कलेक्शन के कारण वहाँ पर हमें एक्सरे कराना पड़ेगा, कितना फ्लूइड का कलेक्शन हुआ। तो क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे, और एक्सरे के द्वारा ही जो अपना हार्ट है, हार्ट का साइज भी, अगर वहाँ पर हिपैटोमेगाली होगा, वहाँ पर अगर कार्डियोमेगाली होगा, कार्डियोमेगाली को भी हम एक्सरे के माध्यम से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी, यहाँ पर ईसीजी कराएंगे। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जो अपनी वेव है, नॉर्मली ये अपनी वेव है, ये अपनी डिस्टर्ब मिलेगी। यहाँ पर क्या कहते हैं, अपना जो हार्ट है, हार्ट की कुछ मसल्स में डिस्टर्बेंस होगा तो क्या मिलेगी? यहाँ पर दिक्कत आएगी, यानी इसका चेंजेस कुछ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इको कार्डियोग्राफी। इसमें क्या मिलेगा? इसका मेन पर्पस है, और मोस्टली अगर बात करें तो जो इकोकार्डियोग्राफी होती है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का सबसे अहम जांच होती है, या कह सकते हैं सबसे अहम डायग्नोस्टिक मेजरमेंट होता है। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना मेजरमेंट होता है, यानी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को तो होता है इकोकार्डियोग्राफी। मोस्टली इसमें क्या देखते हैं? इसमें मोस्टली देखते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन देते हैं। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 55 to 65। अगर इसका निकालने का फार्मूला बात की जाए तो सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। अगर इसको सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? सिस्टोलिक वॉल्यूम बात की जाए तो 70 ml होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है 120 ml होता है। अब इसको गुणा कर देना है 100 से, तो अगर इसको देखा जाए तो पूरा कितना आएगा? 58% आएगा। तो कह सकते हैं ये 55 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 55 से कम होगा तो उसको देखने के लिए ये होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन को देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें वाल्व होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने इटियोलॉजी में बहुत सारे चीज पढ़ी थी, वहां पर हमने देखा था कि जो अपना आयोटा होता है, आयोटिक वाल्व में स्टेनोसिस आ सकता है, या पल्मोनरी वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व में अगर स्टेनोसिस हो जाए तो वहां पर ऐसी सारी कंडीशन को देखने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो अपना वाल्व को प्रॉपर विजुअलाइजेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं या हार्ट है, हार्ट की कह सकते हैं साइज को यहाँ पर कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डायलेशन। कितना डायलेट हुआ है उसको अच्छे से प्रॉपर विजुअलाइजेशन करने के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा सबसे अहम जांच कौन सी है? सबसे अहम डायग्नोस्टिक मेजरमेंट सीएचएफ का कौन सा होता है? इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट बात कर सकते हैं यहाँ पर यूएसजी। क्या होता है यूएसजी? अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या देखने को मिलेगा? अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें देखने को मिलेगा जो पेशेंट है, अगर उसका हिपैटोमेगाली, अभी हमने बात की, अगर हिपैटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो वो यूएसजी के अंदर उसका प्रॉपर अच्छी तरीके से उसका विजुअलाइजेशन हो जाएगा और उसके डायग्नोस्टिक के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं। जो हो गया यूएसजी अपना। और कुछ इसमें सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। यहाँ पर सीटी स्कैन, अगर ब्लड की कुछ बात की जाए तो मेन तो अपने यही सारे हैं, लेकिन अगर मोस्टली करा भी उसको भी सकते हैं। जैसे अपना हो गया लिपिड प्रोफाइल, और क्या हो गया? लिपिड प्रोफाइल हो गया, और अपना करा सकते हैं एलएफटी, केएफटी, कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन जो मेन जांचें हैं यही सारे हैं।
तो ये अपने डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के बारे में होगी। अब हम सीधा चलते हैं मैनेजमेंट पे। अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर वाला पेशेंट अपने पास अगर आता है तो हम क्या करेंगे, उसको हमारा नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, और मेडिकल मैनेजमेंट और सारे मेडिकल सर्जिकल सभी के बारे में, सर्जरी क्या करेंगे उसकी, और उसमें मेडिसिन कौन कौन सी लगाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है, मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले अगर पेशेंट आता है अपने पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाला, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आते ही सुपाइन पोजीशन देंगे, सॉरी फॉलर पोजीशन, हाई फॉलर पोजीशन। ये मान लीजिए हाई फॉलर पोजीशन है, एट 90 डिग्री पर जो क्या कहते हैं पोजीशन बैठा करके एट बेड पर क्या कर सकते हैं, जो अपना बेड होता है उसको फोल्ड कर देंगे। कितना फोल्ड कर देंगे, 90 डिग्री तक उसको उठा देंगे और पेशेंट को बैठा देंगे, वो होता है हाई फॉलर पोजीशन। और हाई फॉलर पोजीशन देंगे तो अपना कंजस्टिव हार्ट फेलियर में थोड़ा सा आराम इसलिए आएगा क्योंकि मान लीजिए उसको सुपाइन पोजीशन अगर दे देंगे, मान लीजिए उसको सुपाइन पोजीशन, तो जो अपना ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के कारण उसमें हार्ट में या लंग्स में कंजेशन बढ़ेगा, जिसके कारण दिक्कत ज़्यादा फर्दर आएंगी। अगर उसको ऐसी पोजीशन यानी हाई फॉलर दे देंगे तो ग्रेविटेशन कम लगेगा। कहने का मतलब ग्रेविटेशन के कारण जो अपना वीआर है और जो अपना पल्मोनरी कंजेशन है वो कम होगा। अगर पल्मोनरी कंजेशन कम होगा तो जो सीएचएफ है वो थोड़ा थोड़ा सबसाइड होने लगेगा। आते ही ये कर देंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन दे देंगे। ऑक्सीजन देने के बाद इसमें नेक्स्ट देते हैं डायूरेटिक्स। यूरिन आउटपुट को कम करने के लिए जो हाइपर वॉल्यूमिया हुआ था, यानी अपने बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम का लेवल ज्यादा हुआ था, उसको कम करने के लिए डायूरेटिक का दे देंगे, डायूरेटिक का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिजॉक्शन, जिसे कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। अपना जो हार्ट फेलियर होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए डिजॉक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसमें क्या करता है अभी बात करेंगे डिजॉक्सिन के बारे में, फुल अभी जानकारी या फुल डिस्कस करेंगे, फुल डिस्क्रिप्शन इसका बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर दे देंगे ओपॉइड एनाल्जेसिस। ओपॉइड एनाल्जेसिस का, ओपॉइड एनाल्जेसिस में क्या आती है, मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट। ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिस है। मोस्टली इसका काम कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये बचाता है पल्मोनरी कंजेशन होने से। पल्मोनरी इट प्रिवेंट टू बी पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन से बचाता है जो अपना मॉर्फिन। अगर यहाँ पर पूछा भी गया है क्वेश्चन, एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जो अपना मॉर्फिन सल्फेट होता है, इसका क्या काम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिक्रीज द पल्मोनरी कंजेशन, इट प्रिवेंट या इट डिक्रीज, यहाँ पर कह सकते हैं इट डिक्रीज द पल्मोनरी कंजेशन। ये पल्मोनरी कंजेशन को कम कराता है। और इसमें अगर बात की जाए तो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन देते हैं, जैसे इसमें देंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, जो अपना बीटा ब्लॉकर होता है मोस्टली क्या काम करता है, इसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल। ये क्या है, ये बीटा ब्लॉकर की कुछ दवाइयां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर आता है, इसके अंदर हम दे सकते हैं एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर देंगे। इसमें आता है कैप्टोप्रिल, इसमें दवाइयों का नाम है कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल। ये क्या कर सकती हैं, वेसल्स का डायलेशन करती हैं, जो पीआर होता है वो कम हो जाता है। कहने का मतलब जब वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो अच्छे से ब्लड आगे जाएगा, और जो यहाँ पर कंजेशन हुआ था यानी हार्ट में, लंग्स में जो अपना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जो क्या कहते हैं कंजेशन हुआ था वो सबसाइड होगा, और जो अपना सीएचएफ है वो सबसाइड होने लगेगा धीरे धीरे। ये अपने हो गए कुछ मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अगर यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट की बारे में बात की जाए
तो होगा क्या, मान लीजिए अपना जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ था वो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो जाने के कारण, यानी हार्ट के लिए जो आर्टरी जो वेसल्स जो सप्लाई करती है उसमें कहीं पर जमाव था या कहीं पर रोग था, क्या कह सकते हैं, कहीं पर अथीरोमा बना हुआ था, किसी कारण भी अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन था, यानी वेसल्स में सीएडी, मान लीजिए किसी सीएडी के द्वारा सीएचएफ हुआ था, किसी सीएडी के द्वारा अपना कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ था, तो उसके लिए कुछ उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है। सबसे पहले अगर बात की सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या मतलब है, अपनी जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है और यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, जिससे कि आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए इधर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, एक अलग से इसके लिए रूट तैयार कर देंगे। ये कह सकते हैं ओपन हार्ट सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी। इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए पूरे हार्ट को ओपन करना पड़ता है, जिससे कि ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। यहां पर होता क्या है, यहां से एक बाईपास रूट क्रिएट करते हैं, बाईपास रूट क्रिएट करने के बाद यहां से एक अलग से रास्ता जोड़ देते हैं, तो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा था, तो होगा क्या, यहां से ब्लड टर्न हो जाएगा और यहां से होते हुए ऐसे चला आएगा। अब क्या है, इसका परफ्यूजन आगे टिश्यू या सेल के लिए अच्छे से, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो अपना कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स के लिए अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाएगा। और जब ब्लड फ्लो हो जाएगा तो धीरे धीरे अपना, क्योंकि जो अपना सीएचएफ हुआ था उसका मेन रीजन क्या था, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज थी, कोई भी मे बी स्पास, मे बी अथीरोमा, मे बी अथीरोस्क्लेरोसिस, मे बी एनी टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, इसमें ब्लड वेसल्स में आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मोस्टली ये करा सकते हैं। दूसरा होती है पीटीसीए। ये क्या होता है, पीटीसीए क्या होता है, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, एक सीजर लोडेड कैथेटर होता है और उसको अपनी फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी या अपनी लेग की आर्टरी जो फीमोरल आर्टरी है उससे, या तो अपनी हैंड की जो आर्टरी है जिसे कहते हैं रेडियल आर्टरी, उसके द्वारा अपने आयोटा के बाद कोरोनरी आर्टरी तक इसको इंसर्ट कराया जाता है, यानी कैथेटर को इंसर्ट कराया जाता है। कैथेटर को इंसर्ट कराने के बाद पर्टिकुलर जहां पर ब्लॉकेज है यहां तक जाता है। और यहां ये मान लीजिए, यहां पर अगर इसी एग्जांपल समझा जाए तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए यहां पर ब्लॉकेज है तो क्या होगा, यहां पर पर्टिकुलर कैथेटर आएगा और यहां के जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है इसको काट करके साफ कर देगा। जब काट देगा तो आगे ब्लड अच्छे से फ्लो हो पाएगा। तो ये कुछ है। एक होता है कोरोनरी आर्टरी शंट में क्या करते हैं, एक छल्ला, कोरोनरी आर्टरी शंट, आर्टरी में शंट डाल देते हैं। शंट का मतलब होता है छल्ला। अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या अथीरोस्क्लेरोसिस है, अगर छल्ले को डाल देंगे तो अच्छे से उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो सबसाइड हो जाएगा, ब्लड आगे से किसी भी टिश्यू या कह सकते हैं कार्डियक के जो भी हार्ट के मसल्स हैं उन तक पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, परफ्यूजन अच्छे से पहुंचेगा, तो जो उसकी हार्ट मसल्स है अच्छे से काम करेंगी और जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो सबसाइड होने लगी। तो ये हो गया अपना मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं, हमने बात की थी डिजॉक्सिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिजॉक्सिन, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन यहां पर लेंगे। डिजॉक्सिन, डीओसी फॉर सीएचएफ। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है। जो अपनी मेडिसिन होती है ये क्या करती है, जो डिजॉक्सिन मेडिसिन होती है, जो अपना कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, हार्ट रेट कम हुई थी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ था और कार्डियक मसल्स की जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन की पावर थी
मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर क्या थी, वो कम हुई थी, कार्डियक आउटपुट कम हुआ था, ब्लड प्रेशर कम हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी नॉन फिनोमिना में क्या करेगी, जो डिजॉक्सिन होती है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे अपने बॉडी के अंदर, कैसे ये दवाई जो है ये अपने अंदर अगर बॉडी के अंदर जाएगी तो काम कैसे करेगी, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो भी ये बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर डिजॉक्शन लिया कोई पेशेंट, डिजॉक्शन लेते ही क्या होगा, इसकी जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर है, जो मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर है क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जब कार्डियक आउटपुट जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा किसी भी टिश्यू को परफ्यूजन, यानी टिश्यू परफ्यूजन मान लीजिए यहाँ पर पहले क्या हुआ था, 100% इस टिश्यू को 100% ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट से या ब्लड सप्लाई की जरूरत होती थी, परफ्यूजन की जरूरत होती थी, और सीएचएफ के दौरान इसमें 100% तो नहीं पूरा हो पा रहा था, यहाँ पर 85% पूरा हो पा रहा था। अब क्या होगा, टिश्यू के लिए परफ्यूजन अच्छे से पहुंच पाएगा तो टिश्यू की डिमांड जो है वो मेटाबॉलिक डिमांड उसको अच्छे से मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने क्या बोला, टिश्यू परफ्यूजन ये बढ़ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टिश्यू कंजेशन कम हो जाएगा। क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं कि डिजॉक्शन क्या करती है, मतलब कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर कम करती है, या टिश्यू परफ्यूजन बढ़ाती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है। यहाँ तो मैंने बोला था टिश्यू जो ब्लड प्रेशर कम नहीं करती है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। या दूसरा, अगर इसको छोड़ करके यहाँ पूछ लिया जाए कि जो डिजॉक्शन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये चारों दे दिया जाए, उसमें से क्या होगा, यहां पर हर समय ध्यान रखना है जो टिश्यू कंजेशन है इसको बढ़ाती नहीं है, टिश्यू कंजेशन को कम करती है, बाकी सबको बढ़ाती है। क्योंकि हमें कहीं पर बॉडी में कहीं हमें कंजेशन नहीं कराना है, हमारा मकसद ये है कि पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता रहे, कहीं पर कहीं कोई प्रकार का रुकावट ना हो, कोई प्रकार का जमाव ना हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, टिश्यू में कंजेशन से मना कर रहा है, बचा रहा है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, टिश्यू कंजेशन को बचाता है। मान लीजिए पेशेंट है और डिजॉक्शन खाता है, सबसे पहले ओरल के द्वारा। इसकी अगर बात की जाए, जो डिजॉक्शन की मेडिसिन है ये दोनों फॉर्म में आती है, इंजेक्शन फॉर्म भी आता है और टैबलेट फॉर्म भी आती है, लेकिन जो ज्यादा प्रेफर किया जाता है वो टैबलेट फॉर्म के प्रेफर किया जाता है। और टैबलेट नॉर्मल डोज होती है, नॉर्मल डोज इसकी होती है, अगर बात की जाए 0.5 जो नॉर्मल डोज होती है, अभी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो डिजॉक्शन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ये काम कैसे करती है। तो मान लीजिए नॉर्मली क्या करते हैं, इसको ओरली लेते हैं, अपने ये स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो क्या होता है वहां पर ऑब्जॉर्प्शन होता है। ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद, जब ऑब्जॉर्प्शन होता है, ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, ये ब्लड में होता हुआ कैसे कहां जाएगा, किडनी के पास जाएगा। अगर नॉर्मली बात की जाए तो डिजॉक्शन का मेटाबॉलिज्म कहां होता है, मेटाबॉलिज्म इन कहां पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, किडनी। जो इसका मेटाबॉलिज्म यानी डिजॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो किडनी में होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं जो डिजॉक्सिन होता है ये क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिक। जो अपनी डिजॉक्सिन होती है नेफ्रोटॉक्सिक होती है क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म कहां होता है, किडनी में होता है। और अगर किडनी के कौन से पार्ट में होता है, अगर नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन बात की जाए, एक नेफ्रॉन को निकाल करके अगर उसकी स्टडी की जाए उसमें कहां होता है, जो अपना डिजॉक्सिन होता है उसमें होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, यहां पर इसका ऑब्जॉर्प्शन होता है। और अगर बात की जाए जो डिजॉक्सिन होता है, डिजॉक्सिन के समान में एक अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसे कहते हैं पोटेशियम।
जो अपना पोटेशियम होता है इसके समान होता है, यानी डिजॉक्सिन के समान पोटेशियम भी होता है। जब भी ब्लड के अंदर पोटेशियम और डिजॉक्सिन आता है, या कह सकते हैं किसी भी पेशेंट में अगर डिजॉक्सिन का एडमिनिस्ट्रेशन कराया गया है और जब कराया गया है अगर उसके अंदर इसके पहले चेक नहीं किया गया है कि इसके अंदर पोटेशियम की जो लेवल है कम है ज़्यादा है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये ब्लड फ्लो होते हुए इसमें डिजॉक्सिन भी है, अब पोटेशियम है, क्या मैंने बताया इस जो दोनों सब्सटेंस है, सब्सटेंस लगभग सेम होते हैं। तो क्या होता है, पर्टिकुलर मान लीजिए यहाँ किडनी की पीसीटी है, पीसीटी या किडनी कह सकते हैं, ये नहीं समझ पाती है या ये क्या कहते हैं परसीव करने में असमर्थ होती है कि ये पोटेशियम है या डिजॉक्सिन है, क्योंकि समान इसकी स्ट्रक्चर समान होती है। तो क्या करती है, अगर मान लीजिए इसमें पोटेशियम की कमी रहेगी, क्या रहेगा, अगर मान लीजिए अपने ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में अगर पोटेशियम की कमी रहेगी तो ये पता है कि किडनी नहीं समझ पाती है कि पोटेशियम है या डिजॉक्सिन है, तो क्योंकि दोनों समान लगभग होते हैं तो क्या होता है, इसमें डिजॉक्सिन का ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। हम यहां कह सकते हैं कि अगर हाइपोकैलेमिया होगा तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि डिजॉक्सिन के पोटेशियम के कम होने के कारण डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये समान होते हैं तो क्या कर रही है, अपने पीसीटी क्या कर रही है, इसका ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रही है। तो यहां पर हमने देखा कि इसका ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहां पर हाइपोकैलेमिया थी, हाइपोकैलेमिया, यहां पर हाइपोकैलेमिया थी, हाइपोकैलेमिया के कारण यहां पर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो फर्दर क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल ऑफ थेरेपेटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन इन ब्लड में नॉर्मल थेरेपेटिक लेवल कितना होता है, 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर ml। 1 ml के अंदर 0.5 टू 2 नैनोग्राम इसका जो लेवल थेरेपेटिक लेवल है इसका रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति में पोटेशियम जो है वो कम था, जब कम था तो वहां पर डिजॉक्सिन दे दी गई तो प्रॉब्लम क्या होगी, आगे प्रॉब्लम चलकर आएगी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, उसके बाद ब्लड विजन, डिप्लोपिया, ऐसी सारी कंडीशन आएगी। अगर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, डिप्लोपिया ऐसी कंडीशन आती हैं तो क्या फर्दर करना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा। उसको मैनेजमेंट करने से पहले सबसे पहले अगर जब डिजॉक्सिन पेशेंट को देते हैं, जब भी पेशेंट को अगर डिजॉक्सिन देते हैं, डिजॉक्सिन देने से पहले हमें क्या क्या उस मरीज को बताना है, यानी डिजॉक्सिन देने से पहले हमें क्या क्या बताना है, उसको बताना है कि डाइट शुड बी रिच इन पोटेशियम। जो डाइट है, डाइट में पोटेशियम का लेवल ज्यादा होना चाहिए। पोटेशियम रिच डाइट कौन कौन सी होती है, सब बनानास, ऑरेंज और कुछ क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट, और यहां पर कुकुम्बर। यहां पर कुछ यहां पर ऐसे खाने की चीजें हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो डिजॉक्सिन लेने से पहले पेशेंट को यह चीज बताएंगे। और दूसरी बात करते हैं, अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी किसी पेशेंट में हो जाती है तो उसको क्या करेंगे, अगर उसको बताया गया अगर हार्ट रेट आपका 60 से कम होता है, यानी आपका हार्ट रेट 60 से कम होता है तो आपको डिजॉक्सिन जो आप ले रहे हो मेडिसिन
उसको बंद कर देनी है। नेक्स्ट बात करें, ये तो एडल्ट। अगर चिल्ड्रन में अगर हार्ट रेट 80 से कम हो रहा है तो डिजॉक्सिन को बंद कर देनी है। और डिजॉक्सिन देने से पहले खुद को क्या जांच करनी है, डिजॉक्सिन मेडिसिन देनी, दवाई देने से पहले पेशेंट को हमें पेशेंट में कौन कौन सी जांच करनी है। सबसे पहले यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी किसका करना है, केयूबी, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर। नेक्स्ट बात करनी है अपना जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, KFT या RFT, दोनों एक ही चीज है, दोनों चेक कराना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें और क्या कराना है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है। और इलेक्ट्रोलाइट पे क्या मोस्टली क्या चेक करना है, पोटेशियम, इसको लेवल को चेक करना है। अगर ये सारी चीजें ठीक हैं या एक्यूरेट हैं तभी हमें डिजॉक्सिन को देना है, अदरवाइज डिजॉक्सिन को नहीं देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है, मैनेजमेंट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। मैनेजमेंट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को क्या जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आते ही हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंफर्म होते ही कि इसमें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के कारण ऐसी कंडीशन हो रही हैं, अगर उसका लेवल ज्यादा 3-4 यानी डिजॉक्सिन का लेवल मोस्टली अपने बॉडी में कितना होता है, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml होता है। अगर ये लेवल 3, 4, 5 नैनोग्राम तक बढ़ जाता है पर ml तो क्या करेंगे, वहां पर इसका जो एंटीडोट है, एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है, डिजीबाइंड है। अगर इसका एंटीडोट अगर बात करें, जो एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन होता है वो डिजीबाइंड होता है। क्या करता है, अगर ज्यादा जो अपने डिजॉक्सिन का लेवल अपनी बॉडी में हुआ है इसको बांध करके ये बॉडी से आउट एक्सिट कराता है। अगर ये लेवल अगर ज्यादा ना हो, यहां पर हमने देखा अगर इसका लेवल 3, 4, 5 बढ़ गया तो हमें क्या देना है, इसके एंटीडोट देना है। अगर इसका लेवल ज्यादा ना हो, 2 से थोड़ा सा एक्सीड हुआ हो तो क्या करेंगे, नॉर्मली इसका सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे। सिम्टोमेटिक इलाज में आता है पेशेंट अगर कंप्लेन लेकर आता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग अगर हो रही है, उसको क्या देंगे, सबसे पहले आते ही उसको D5 बोतल लगा देंगे, D5% बोतल लगा देंगे। उसके बाद उसमें क्या लगा देंगे, रेगलान, जिसमें आता है मेटाक्लोप्रोमामाइड, और दूसरा आता है रेंटेक दे देंगे, ओंडास्ट्रोन दे देंगे वोमिटिंग के लिए दे देंगे। और इसमें जो अपना D5 बोतल लगा रहे हैं उसमें केसॉल इंजेक्शन आता है, और उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम, उसके अंदर पोटेशियम होता है। क्या होता है, पेशेंट के अंदर पोटेशियम था, तभी तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हुई। अगर इसके अंदर अच्छे से अगर पोटेशियम होता तो क्या किडनी ज्यादा मात्रा में डिजॉक्सिन को ऑब्जर्व करती, अगर ज्यादा मात्रा में डिजॉक्सिन को ऑब्जर्व ना करती तो क्या ये ऐसी कंडीशन या टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन आती। तो हमें क्या करना है, इसका सिम्टोमेटिक इलाज करना है। अगर उसका लेवल 3, 4, 5 से ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना है, उसका हमें फिर उसके बाद उसका एंटीडोट यानी डिजीबाइंड देना है, अदरवाइज ये इस तरह से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो डिजॉक्सिन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल।